जीत होती रहती है, मगर आज जनता इस क्षेत्र की इस पश्चाताप को और इस गलती को कभी नहीं भुला पाएगी जो गलती उन्होंने की थी। हमारे आदरणीय महाराज साहब ने इस क्षेत्र के लिए क्या नहीं किया, संपूर्ण त्याग और तपस्या के साथ अपना जीवन अर्पित कर दिया अपन सबके लिए, और हम सब ने क्या किया महाराज के साथ। महेंद्र सिंह जिस गलती की बात कर रहे हैं वो 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी है। 2019 में गुना की जनता ने केपी यादव को चुना था और सिंधिया को हार मिली थी, लेकिन महेंद्र सिंह सिसोदिया का बयान केपी यादव को रास नहीं आया। उन्होंने तो सिंधिया समर्थक पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को अपशब्द तक कह दिया। केपी यादव ने सवाल उठाया कि जनता को सही और गलत कहने का हक महेंद्र सिंह सिसोदिया को किसने दिया। हालांकि उनके बयान पर महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी प्रतिक्रिया दी। केपी यादव को छोटा भाई बताते हुए मामले को पार्टी फोरम का बताया। उन्होंने जो कहा मैंने तो बिल्कुल उसकी घोर निंदा की है, वो बिल्कुल गलत है। उन्हें जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो कौन होते हैं जनता के बारे में कुछ कहने वाले? जनता ने जो निर्णय लिया था वो सही निर्णय था और वो ठेकेदार नहीं बन सकते जनता के। यहाँ जो है संगठन ही सर्वोपरि होता है। हम सब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम कार्यकर्ता हैं। देखिए, हमारे परिवार की बात है, पार्टी की बात है, और केपी यादव हमारे सांसद हैं, मेरा छोटा भाई जैसे हैं। कोई शिकायत होगी तो बैठ के बात कर लेंगे। आमतौर पर बीजेपी नेताओं के बीच इस तरह की बयानबाजी देखने को नहीं मिलती, लेकिन जब केपी यादव ने अपने ही मंत्री के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी की तो केपी यादव को बीजेपी ने तलब कर लिया। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में केपी यादव और बीडी शर्मा के बीच बातचीत हुई। वहीं इस मामले में अब कांग्रेस चुटकी ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा शीत युद्ध ऑल इज वेल कहने से ठीक नहीं होगा। जब मंत्री जीते हुए जनप्रतिनिधि को जीतने के लिए माफ़ी मांगने लगेंगे और सांसद को मंत्री से कहना पड़ेगा कि वे मूर्ख हैं, तब जो है कितनी आग नीचे धधक रही है सबको दिखाई पड़ रहा है। ये स्थिति है। इस शीत युद्ध के कारण मध्य प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहे हैं, यहाँ तक कि फैसले नहीं हो पा रहे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, और प्रदेश की जनता जो है इसकी कीमत चुका रही है। ये पहली दफा नहीं है जब केपी यादव की ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों के प्रति नाराजगी दिखी हो। इससे पहले भी वो पार्टी से शिकायत कर चुके हैं कि उनके क्षेत्र में अधिकारी उनकी नहीं सुनते। इतना ही नहीं, अपनी नाराजगी को लेकर वो दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व को भी पत्र लिख चुके हैं। उधर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही सिंधिया और उनके समर्थक बीजेपी में शामिल हो गए हों, लेकिन उनके साथ तालमेल बैठाने में अभी भी कई नेताओं को दिक्कत आ रही है। हालांकि बीजेपी की पहचान अनुशासित पार्टी के तौर पर होती है और बीजेपी ने इस मामले को संभालना भी शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है नेता से बड़ा अनुशासन। बीजेपी का मैसेज बहुत साफ है, इसीलिए बड़े सख्त तेवर वाले, बड़े मजबूत कद वाले और बहुत राजनीति में लंबी परवाज़ की हैसियत रखने वाले तमाम वो नेता अतीत से लेकर अब तक, वो जब भी बीजेपी के नियम कानून और रीति नीति से बाहर हुए तो पार्टी संगठन से मुलाकात के बाद उनके तेवर या ढीले पड़े, और अगर तेवर ढीले नहीं पड़े तो पार्टी ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की और उसकी राजनीतिक कीमत भी ऐसे नेताओं ने, आप देखेंगे तो खूब चुकाई है। अब बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल रीजन में, जो बहुत सेंसिटिव है हर लिहाज से दोनों ही पार्टियों के लिए, सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के लिए, वहाँ ये जो मसला है इससे कांग्रेस तो प्रसन्न हो सकती है कि बीजेपी में अंतर्कलह जैसी स्थितियां ग्वालियर चंबल में हैं, और ख़ास तौर से उनके सबसे बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी में अब केंद्रीय मंत्री भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनके गढ़ में अगर ये स्थिति बनती है तो क्या उसका वो राजनीतिक फ़ायदा उठा सकती है। और बीजेपी की पुरजोर कोशिश है, क्योंकि ग्वालियर चंबल इस समय मध्य प्रदेश में राजनीति का शक्ति केंद्र है। 2 केंद्रीय मंत्री हैं वहाँ से, नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं वहाँ से, जयभान सिंह पवैया जैसे बड़े नेता हैं। तो इस समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है ग्वालियर चंबल का ये रीजन, और बीजेपी ज़रूर चाहेगी कि जो कांग्रेस के लिए पिछली बार स्थितियाँ वहाँ अनुकूलता से रहीं, जिनके पीछे कुछ आंदोलन भी ऐसे थे उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियों से निकले थे, उनका भी एक कारण माना गया। लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी
पुरजोर कोशिश में है कि वहाँ कमल खिला रहे। लेकिन केपी सिंह यादव बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, ये जो लड़ाई है, आज उनको बुलाया भी गया, ऑल इज़ वेल कहते हुए निकले वी.डी. शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी से मिलने के बाद। लेकिन इस ऑल इज़ वेल के पीछे एक जबरन चेहरे पर चिपकाई हुई मुस्कुराहट है, या अंदर वाकई कुछ ऐसा घटा है जिससे उनकी कड़वाहट दूर हुई है। कड़वाहट दूर हुई है तो ये बहुत अच्छा संकेत है। आज बात करेंगे इसी अहम विषय पर। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, प्रवक्ता बीजेपी के और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन। जेपी धनोपिया जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, उनका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर हितेश वाजपेयी के साथ चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। भट्ट साहब, एक टिप्पणी आपकी, फिर मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ आऊँगा। किस तरह देखते हैं आप जिस तरह ये मसला उठा है? और निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें बीजेपी में होती हैं, ये मसला तो सामने आया है, कई मसले ऐसे हैं जो सामने नहीं आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो सेटल भी हो जाते हैं, सुलझ भी जाते हैं, और कहने वाले कहते ही रह जाते हैं कि साहब ये बड़ा गंभीर है, बीजेपी के लिए बड़ा देखना होगा। लेकिन बीजेपी अपने इस तरह के मसलों को सुलझाने में कांग्रेस की तुलना में कुछ अधिक महारत या खासी महारत तो रखती है। आप क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? जी भट्ट साहब। देखिए शरद जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन का डंडा चलता है, और यही कारण है कि जैसे ही अखबारों में ये सारी चीज़ें आई हैं, तत्काल में वी.डी. शर्मा जी ने उनको बुलाया और उनसे बातचीत की। अब वो मुस्कुराते हुए निकले हैं, लेकिन अब वो मुस्कुराते हुए निकले जरूर, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, लेकिन उनके अंदर कितना दर्द है ये तो वही जान सकते हैं। जहाँ तक केपी सिंह यादव की बात है, तो मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जो भी बात कही है वो निश्चित तौर पे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का अपमान है, क्योंकि केपी सिंह यादव जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे खड़े हुए थे और उसमें उन्हें करीब 1.5 लाख मतों से विजय हासिल हुई थी। अगर उसको भारतीय जनता पार्टी का ही एक मंत्री गलती बता रहा है तो मुझे लगता है तो ये तो पूरी भारतीय जनता पार्टी पे और उधर की जनता पे एक बहुत अनर्गल टिप्पणी है। जहाँ तक केपी सिंह यादव जी की बात है, निश्चित तौर पे बहुत लंबे समय से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, और इस वक्त जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो जलजला है वो पूरे ग्वालियर और चंबल संभाग में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अगर हम सत्ता में आए हैं 15 महीने के बाद तो उसका पूरा श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथियों को जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति ने सत्ता में पुनः बैठाया है तो उसको पूरा मूल्य चुकाना भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूरी है, और यही कारण है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत ज़्यादा महत्व दे रही है। और जहाँ तक नौकरशाही की बात है तो मुझे लगता है कि नौकरशाही तो बहुत चतुर होती है, वो ये देख लेती है कि कौन ज़्यादा वजनदार है, उसके पीछे पीछे लग जाती है। अब एक सांसद को अगर आप मीटिंगों में नहीं बुला रहे हैं, शिलालेखों में उनका नाम नहीं आ रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो उनका दर्द निश्चित तौर पे सामने आएगा। और इसके लिए उन्होंने जो JP नड्डा जी को पत्र भी लिखा था, लेकिन उस पर कोई ज़्यादा एक्शन हुआ नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर वो अपशब्द कह रहे हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया के लिए, तो वो भी एक सांसद के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पे एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करती हैं। और वी.डी. शर्मा जी ने अब जो भी उनसे बात की हो या जो भी उनको मनाया हो, ये तो पार्टी के लोग ही जान सकते हैं। लेकिन ये द्वंद्व तो चल रहा है, क्योंकि उपेक्षित तो महसूस कर रहे हैं केपी यादव सिंह, और इस उपेक्षा के पीछे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन दर्द पीना नियति है, न सिर्फ राजनेताओं की अधिक है। लेकिन जिसने अपने इस दर्द को गरल पान करके गले में अटका लिया, उसने लंबी पारी खेली, और जो इस विष की कुछ बूंदों से ही तिलमिला गया, छटपटा गया, बेचैन हो गया या अस्वस्थ हो गया, वो फिर राजनीति की परिधि से या जीवन की परिधि से भी बाहर हो गया। बात दार्शनिक है लेकिन सच है। हमारे साथ भी 2 राजनेता हैं, इनसे भी पूछिए कि इनके मन में और इनके दिल में निश्चित तौर पर ऊंची उड़ान का सपना सभी का है, किसी का विशेषाधिकार नहीं है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे अगर मगर हैं। योग्यता की एक ईमानदाराना लड़ाई की ज़रूरत है राजनीति में, पार्टी कोई भी हो। धनोपिया जी गंभीर हो गए थोड़ी मेरी बात से, थोड़ा मुस्कुरा के उत्तर देंगे तो आनंद आएगा। जी धनोपिया साहब। जी देखिए सूरज जी, वास्तविकता ये है कि ये
शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है जी। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ बोलने लायक है नहीं, और जो विश्लेषण करने वाली बात थी वो आदरणीय चेतन भट्ट साहब ने पूरा कर दिया। उसको सुनने के बाद सारी चीज साफ आ गई, किसका दर्द है, क्यों है, क्या है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि महेश सिसोदिया जी मंत्री हैं, वो लगता है भारतीय पार्टी के मंत्री नहीं है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के मंत्री हैं, और उनको दर्द इस बात का रहा, और उन्होंने कहा कि 2019 में गुना की जनता ने ठीक नहीं किया, तो मैं इस बात से सहमत हूँ। बाकी गुना की जनता ने ठीक नहीं किया। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का चखनी चखाया होता तो सिंधिया जी हेड जचन नहीं बने होते, और हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार भी नहीं गिरी होती, हम भी सत्ता में होते। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि सिसोदिया जी ठीक बोल रहे हैं। बाकी इनका अपना इंटरनल मामला है, अनुशासन और भाषा का संयम तो सबको रखना चाहिए, और ये आगे डॉक्टर वाजपेयी बताएं कि आगे होने वाला क्या है। चलिए, आज आपने बड़े धैर्य का परिचय दिया है, और आपकी शांति जो है ये भी बड़ी दिलचस्प रहेगी। अगर आप आज इस विषय पर कुछ टीका टिप्पणी करने लायक कांग्रेस की तरफ से ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो मेरी असफलता है ये। जी जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत कब होती है शरद जी, जब गेंद सीधी सीधी फेंक दी जाए तो धनोपिया जी ने एकदम सीधी सीधी फेंक दी है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि उस पर चौका छक्का लगाने का रिस्क लिया जाए या धनोपिया जी की बात का सम्मान रखते उसको प्लेट कर दिया जाए। तो मैं तो साहब आपसे जो सीखा है उस अनुभव का लाभ लेके धनोपिया जी की बॉल पे चौके छक्के की नहीं सोच रहा हूँ। तो धनोपिया जी, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। बाकी देखिए, हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं भी सहमत हूँ धनोपिया जी की बात से कि बहुत सारी बातें चेतन जी ने कही भी हैं। देखिए, राजनीति जो होती है वो कठिन क्षेत्र है, और कई जगह धैर्य और शौर्य दोनों का परिचय देना पड़ता है शरद जी, साथ साथ। और धैर्य यहाँ कुछ लंबा होता है, और जो आपने भी अपने तरीके से इस बात को रखा कि इसकी जो कटु चीज़ें होती हैं उसको ज़रा संभाल के रखा जाता है कि कहीं वो आपका वर्तमान नहीं खराब कर दे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। अब जैसे देखिए, मुझे तो कांग्रेस में जाना नहीं है, लेकिन कल को मान लो धनोपिया जी हमारे राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत होकर भाजपा में आना चाहें और हमारे शीर्ष नेतृत्व, आप प्रभावित नहीं होंगे, आप हम हो जाएंगे। क्या बात करते हो डॉक्टर साहब? और हमारा शीर्ष नेतृत्व मान लो, खाक मुसलमान होंगे डॉक्टर साहब, अब क्या खास मुसलमान होंगे? देखो, हम तो बिल्कुल नहीं होंगे, आपको पता है। आगे भी निकलेगा, बता रहा हूँ मैं आपको। हम जहाँ से भाई हैं वही रहेंगे, चिंता मत करिए। दोनों को शुभकामनाएं, दोनों को शुभकामनाएं जी। आप तो फिर भी धर्मनिरपेक्ष हो भी जाओगे, हम तो वो भी नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए संभावना ऐसी है। और मान लो शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करता है और धनोपिया जी आते हैं, तो साहब 8 बजे रोज हम लोग इतना लड़े हैं, तो थोड़ा तो कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा ना शरद जी। और आमने सामने ही लड़ते आए, हालांकि हमारी जो बातचीत है बहुत आपकी वजह से मर्यादाओं में होती है, पर फिर भी देखिए ऐसा नहीं होता, इतना आसान जेल होना होता नहीं है शरद जी। और सिंधिया जी और उनके साथियों ने, देखिए वो सब बहुत सीनियर लोग हैं शरद जी, मतलब मैं इसमें कहा 18 साल साहब कांग्रेस में रहे हैं, तो बहुत कठिन होता है पार्टी बदलना। और इसीलिए आपने उस समय देखा होगा कि सिंधिया जी ने भी इस बात को कहा था कि ये कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं था जो उन्होंने लिया, मतलब उन्होंने भारी मन से लिया, उनके अपने कारण रहे होंगे जो भी है, तो ही वॉज नॉट वेरी जॉली काइंड ऑफ थिंग। पर उनको लगा कि भाई उस समय की कांग्रेस में वो रहने लायक की स्थिति में नहीं है, तो ये मानते हुए वो और उनके 25 साथी बाहर निकल कर आए। अच्छा, साथी भी कैसे, ये भी बहुत सीनियर लीडर्स हैं सारे। आप तुलसी सिलावट जी को ले लीजिए, राजपूत जी को ले लीजिए, शरद जी 4थी बार, 5वीं बार, 6वीं बार के सब विधायक हैं, और ये लोग भी 15-15, 20-20 साल के कांग्रेस में काम करने वाले कार्यकर्ता रहे हैं। तो देखिए, आसान नहीं होता, हमको दिखता जरूर, हम मजाक उड़ा सकते हैं, ये इसमें चले गए, तो ये उस प्रकार का दल बदल नहीं था, ये मैं कहना चाहूँगा। तो और सिंधिया जी देखिए गहरे और गंभीर है, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा समय लगेगा। और मानकर चलिए कि जो सिसोदिया जी ने कहा ना कि छोटी मोटी बातें हैं और जो है वो घर में बैठ के हो भी जाएंगी, तो मैं इसमें एक पॉजिटिविटी देखता हूँ, चाहे वो केपी सिंह जी की तरफ से हो, चाहे वो सिंधिया जी और उनके साथियों की तरफ से हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि शनय शनय, मुझे पूरा विश्वास अपने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी पे है, और शिवराज सिंह चौहान जी को शरद जी आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैंने बताया ना, वो तो धनुपिया जी की पीठ पे हाथ रख देते हैं तो धनुपिया जी भी खुश हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, तो जादू है उनके हाथों में साहब। तो आप हाथ रख दो तब भी खुश हो जाते हैं हम तो साहब। तो मुझे लगता है कि इन परिपक्व नेताओं का जो जादू है वो इन सब बातों का समाधान निकालेगा, और हम इसमें ना उलझते हुए एक मैच्योर डेमोक्रेसी के लिए आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है।
डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने बड़ी ईमानदारी से अपनी बात कहने की, रखने की कोशिश की है। ये बिल्कुल सही बात है कि आप दल बदलना एक किस्म की गहरी शल्य चिकित्सा से गुजरना है साहब। आप इसको समझिए, उस नेता की भी आप सहमत हों असहमत हों, लेकिन उसकी पीड़ा से भी आपको समझना पड़ेगा, जिसकी गर्भनाल लंबे समय तक उसके आरंभिक दल से जुड़ी रही है, फिर वो किन्हीं कारणों से, और कोई भी यूं ही कोई जगह नहीं छोड़ता है साहब, कोई ना कोई कारण बड़ा मजबूत तो रहता ही है। उसको जस्टिफाई करने का हमारा कोई वो इरादा नहीं है, उनका अपना निर्णय है, उस पर हमारी टीका टिप्पणी बेजा है, निरर्थक है। लेकिन ये सही बात है कि केपी सिंह यादव जी को और सिंधिया जी और उनके समर्थकों को सहज होने में समय लगेगा, और वो ज़्यादा अच्छा तरीका है कि हीटेड जी ये इन सब 22-25 स्थानों पे है, पहले थोड़ा था, काफ़ी जगह हो गया है, बाकी भी हो जाएगा। देखिए आपको ध्यान हो, हमारे विष्णु शर्मा जी ने एक बयान दिया था, दोनों पे 10 सेकंड लेके मैं याद दिलाऊंगा इसी विषय पे, कि हमारा जो वर्कर है, उपचुनाव के समय में उन्होंने कहा था अध्यक्ष जी ने कि हमारा वर्कर इमोशनल होकर नहीं लड़ेगा, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल निर्णय की तरफ बढ़ेगा। यानी कि वही है कि भाई ये वो लोग हैं जिनसे हम लड़े हैं, जी जी हम लड़े हैं सर, आमने सामने लड़ेंगे बिल्कुल, बूथ पे। बिल्कुल। तो इतना स्पेस दीजिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और 80 के दशक में भट्ट साहब, एक बड़ी बासु चैटर्जी की फिल्म थी शायद, खट्टा मीठा, ये दो ऐसे पारसी विधुर महिला और पुरुष की कहानी थी जो अपने वयस्क बच्चों के साथ विवाह करने का, अपने जीवन साथी की मृत्यु के बाद फिर विवाह करने का, एक साथ चलने का संकल्प दिखाते हैं। लेकिन उनके जो 2, 3, 4 बच्चे दोनों के रहते हैं, 4 बच्चे जितना मुझे याद है, वो साथ सह अस्तित्व की परंपरा में आने के पहले एक नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट लेकर आते हैं, और उससे गुजरने के बाद वो फिर एफिनिटी की तरफ बढ़ते हैं, जब वो देखते हैं कि नहीं बदला कुछ नहीं, सिर्फ हमारी दृष्टि में थोड़ा अंतर था। ये इसको इस रूप में भी समझना होगा। लेकिन आप मुझे ये समझाइए ज़रा कि कॉन्फ्लिक्ट पार्टी में होते हैं, ये तो चलिए इसको तो हमने मान लिया कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक अलग तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन विद इन द पार्टी भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। आपको क्या लगता है कि ग्वालियर चंबल में जो इस तरह की चीज़ें हैं, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में जहाँ भी बीजेपी के पास इस तरह की चीज़ें हैं, 2018 में भी कम नहीं थी, लेकिन 2018 में दोनों ही दलों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने इस कॉन्फ्लिक्ट पर काबू पाया था, कुछ बड़े नेताओं के इधर उधर होने के बाद भी। किस तरह देखते हैं आप कि क्या ग्वालियर चंबल में बीजेपी नियंत्रण कर लेगी इन तमाम चीज़ों पर चुनाव के ठीक पहले? जी भट्ट साहब। देखिए शरद जी, अभी आपने जो गरल की बात की थी कि पीड़ा हो और उसको गरल को पीना चाहिए, तो हर व्यक्ति भगवान शिव नहीं हो सकता है, वो आम आदमी है। दूसरी बात, जो आपने फिल्म की बात कही, तो वो फिल्म है, वास्तविक जीवन में उसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं है। वो तो एक स्टोरी होती है, उसको उस तरह से मोल्ड कर दिया जाता है। हर व्यक्ति जो राजनीति में आता है, निश्चित तौर पे एक महत्वाकांक्षा लेके आता है कि वो बहुत बड़े पद पे पहुँचे। केपी सिंह यादव एक ज़माने में सिंधिया जी के भक्त माने जाते थे, उनके खास माने जाते थे, लेकिन जब उनको 2014 में अपनी इच्छा जाहिर करने के बाद भी जब टिकट नहीं मिली और दूसरे व्यक्ति को टिकट दी गई, तो उनकी जो अंदर जो एक महत्वाकांक्षा थी वो कहीं ना कहीं जोर मारने लगी, और उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। और भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में उनको टिकट देके, और वो वास्तव में एक अजय योद्धा से चुनाव जीत के आए थे। लेकिन उस समय भी उनके बारे में जो सिंधिया जी की धर्मपत्नी थी, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जो कल तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सेल्फी लेने के लिए लालायत रहते थे, वो आज उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं उनके मन में हैं। और उसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गए, तो उनकी उपेक्षा अपने आप पार्टी की तरफ से भी होने लगी और दूसरे प्रशासन की तरफ से भी होने लगी। दूसरी बात जो आपने कही कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है, वो इन सब चीज़ों को ठीक कर लेता है। अभी आप देखिए बालाघाट में ही प्रदीप जो जायसवाल जी हैं, खनिज निगम के अध्यक्ष, उन्होंने तो प्रशासन के सामने, और हरदीप सिंह डंग जो वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, उनको बैठने की जगह नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कि अगर भाई मुझसे कोई बहुत परेशानी है तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। दूसरी बात, अभी आपने भी देखा होगा कि जब पिछड़ा वर्ग द्वारा मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा था, तो नरोत्तम मिश्रा जी मंच छोड़ के चले गए। तो ऐसा नहीं है, अंदर खतबताहट तो है। जाना था वो भारतीय जनता ग्वालियर जाना था, उनको दतिया एक कार्यक्रम में जाना था, और कार्यक्रम समापन की ओर था,
तो इसीलिए ठीक उसने है, कहा मैं निकल देखिए, लेता हूं। लेकिन देखिए जो मीडिया में चीजें हाँ, आती हैं मैं उसको उनको correct कर फिर रहा हूं, मना सर। के लाया गया, ठीक ऐसा नहीं है दतिया में मैं जाना अवसर था दे कि- रहा हूं सर आपको तो कि मुझे एक लगता है कि अंदर मेरा अंदर हर जगह जी, तो इस तरह से अंदर अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी उस पर डंडा चलाती है और फिर सारे लोग शांत हो जाते हैं, वो कांग्रेस में नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब ये इस तरह की जो स्थितियां हैं वो आगामी चुनाव में कहीं ना कहीं एक प्रभाव तो डालती हैं, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा सचेत होना चाहिए, क्योंकि स्थितियां ऐसी भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा वोटों से जीत मिल जाए, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है और उनके दोनों के विधायकों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इधर से उधर से इधर। तो आप देख ही रहे हैं कि पार्टी में दल बदल की स्थितियां चल रही, कौन कब कहाँ चला जाए किसी पे कोई भरोसा रहा नहीं है। और तो भी मुझे आने लगता है वाले कि ये सर जो हमारे। सारी चीज़ें हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी, हाँ हो सकता है आपके पास चले जाएं, आपके पास से भारतीय जनता कांग्रेस में चले जाएं, लेकिन दोनों ही दलों को इस बारे में सावधान रहना चाहिए कि ऐसी स्थिति ना बने। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो बात हमने पहले भी की, आपको याद होगा भट्ट साहब की विक्रम वर्मा जी के विरुद्ध चुनाव लड़ा था शिवराज जी ने, और निश्चित तौर पर उसमें शिवराज जी एक ऐसे कैंपेनर हैं जो अपनी मनोभावनाओं को अपने भीतर रखते हैं और पार्टी के गहरे अनुशासन और पार्टी की रीति नीति को सर्वोपरि मानकर आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि इनमें कौन कैसा क्या रहा। विक्रम जी वो भी एक बहुत योग्य लीडर हैं निश्चित तौर पर, और एक समय उनका हमने वो भी देखा है लीडर ऑफ पोजीशन के तौर पर और बीजेपी के सीनियर लीडर के तौर पर। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जिसने धैर्य को अपना साथी बनाया है और जिसने कटु से कटु समय को ये मुस्कुरा कर उसको स्वीकार किया है, आप ये मत समझें कि जीवन में ऐसा दौर सिर्फ राजनेताओं पर ही आता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी, चाहे वो विराट कोहली हो, आईपीएल में जूझ रहे थे, अमिताभ बच्चन 5 साल सिनेमा से बाहर थे, लेकिन राजेश खन्ना या तमाम बड़े स्टार की तुलना में अमिताभ बच्चन ने उसको अपनी ताकत बनाया, विनम्रता से फिर एक पारी शुरू की, झंडू बाम से लेकर केश ठंडा तेल तक सब बेचा उन्होंने, और आज वो फिर मैदान में खड़े हैं। तो विजेता वही है जो खराब समय को भी बहुत आग्रही भाव से ग्रहण करता है। धनोपिया जी, एक दार्शनिक विषय छिड़ गया अनायास ही, आपकी टिप्पणी आप चाहें तो इस पर बोल दें, क्योंकि ये हम सबका सत्य है। देखिए, वास्तविकता ये है कि आज की चर्चा में साफ तौर पर एक बात निकल के आ रही है कि हालात क्या है भारतीय जनता पार्टी में। जैसा आदरणीय भट्ट साहब बता रहे हैं, मैं बता दूं कि अभी खुद कुछ दिनों पहले अमित शाह जी कार्यक्रम में किसी मंत्री जी ने किसी कुत्ता खींचा था, बैठ जाओ तारीफ मत करो। अभी भाई आदरणीय बोल रहा है डॉक्टर साहब वो जाना था, अरे वापस क्यों लौट के आए रहे, जाना था। तो ये बहुत सबको अच्छा नहीं चल रहा है, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी हो, चंद्रता मिश्रा जी हो। अभी तो ये हाल है कि बीडी शर्मा जी, शिवराज सिंह चौहान में भी इतनी अनबन चल रही है, एक दूसरे साथ में बैठने में बड़ी परेशानी हो रही है। कई बार कई कार्यक्रम देखा है। विषय नहीं है हमारा, मैं भाई मैं आपसे मैं यही कह रहा हूँ, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वही आपसे कह रहा हूँ, इस पर फिर कभी आप चर्चा कर लीजिएगा जब एक व्यापक विषय होगा, फिर वो दोनों ही पार्टियों का होगा। भारतीय जनता पार्टी में भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन डॉक्टर ये आपके केपी सिंह साहब का, मैं सिसोदिया जी का और सिंधिया जी का मामला है, ये बहुत कैलकुलेट तरीके से है। अगर एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का मंत्री होकर कह रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में अच्छा नहीं किया था, हमारे इनको हरा दिया था, इसका मतलब उन्हें पार्टी को राजनीति को जोड़ के देखना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी से आज ही कोई मतलब नहीं है। क्या सिंधिया जी बीएसपी में चले गए तो सारे लोग बीएसपी चले जाएंगे? मतलब ये हुआ कि पार्टी के मीत तो नहीं है ना, ये तो सिर्फ एक व्यक्ति के मीत है, एक व्यक्ति के पीछे घूमने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को सावधान रहना पड़ेगा ना। दोनों पे जो एक सवाल पूछूं सर, उमंग सिंगार जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, मैं उनकी टिप्पणियों पे नहीं जा रहा जो उन्होंने दिग्विजय सिंह जी पे की थी, लेकिन की तो थी ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई दल इससे नहीं गुजरता। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी इसके तो बहुत उदाहरण मिल जाएंगे साहब, इधर भी और उधर इधर भी, लेकिन इससे हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। कमलनाथ जी ने एक बात कहना चाहता हूँ जी कि नो डाउट गुना में 2019 में जो जनता ने फैसला दिया था, वो फैसला एक टर्निंग पॉइंट हुआ, जिससे ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा व्यक्ति हार का स्वाद चखने के बाद घबरा गए। इन सारी चीजों से धनोपिया साहब, लेकिन आप बहुत संजीदा राजनेता हैं। अभी चंद महीनों पहले की बात है कि क्या आपसे पूछकर मिलना पड़ेगा? हाँ, दैट इज ट्रू, मिलना पड़ेगा। अब इन चीजों से क्या ये हेल्दी संवाद नहीं हो सकते?
क्या आप इसको निगेटिव संवाद मानेंगे जो केपी सिंह जी का या महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का संवाद हुआ है, उससे क्या हम इस नतीजे पे पहुंच जाएं कि पार्टी विघटन की कगार पर है? एक व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर जा रहा है, अगर ये नहीं बता रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ राजनीतिक तौर पे, तो उस वक्त मतलब सर सोहराब मोदी का डायलॉग याद आ गया, हमारा खून खून है, आपका खून पानी है, आप क्या सब हो जाए तब ठीक है। तब भी भारतीय जनता पार्टी में बगावत डरती है, ये बात सही है, हो नहीं पाती, लेकिन अंदरूनी बारूद का ढेर बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं। हितेश वाजपेयी जी, आप देखिए मैं तो सहमत हूँ और हमारे यहाँ ये सब चीज़ें सेटल हो जाती हैं। आप जिसको बगावत कहते हैं, मैं उसको भाई असहमतियाँ बोल सकता हूँ, प्रतिकूलताएं बोल सकता हूँ, या दो लोगों के बीच में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते ही, पॉलिटिकल ओपिनियंस भी होती है। और मैं फिर कह दूँ इसके बीच कुछ नहीं है शरद जी, केवल इतनी बात है कि 18-18, 20-20 साल जो कांग्रेस में अपना देकर आए हैं, उनको वक्त लगता है और बहुत ईमानदारी से वो आए हैं, भारी मन से आए हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर यदि कोई ऐसी छोटी मोटी बात होती भी है तो हम तो तैयार हैं शरद जी, हम तैयार हैं झुकने के लिए, क्योंकि यदि हम वाकई में कहते हैं देश प्रथम, तो ये बात माननी पड़ेगी। तो कई लोग कांग्रेस से ऐसे हमारे साथ मिलेंगे, जुटेंगे, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, तो वी हैव टू बी अकोमोडेटिव और उनके लिए हमको बहुत कुछ सोच के साथ में चलना पड़ेगा। और हम हैप्पी हैं, आज तक आपने देखा है कि सिंधिया जी एक बहुत मजबूत तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं और हमें खुशी है कि जिस तरीके से वो शिवराज जी और विश्वनाथ शर्मा जी के साथ कदम कर रहे हैं, ये इससे भी वो बहुत होता है। आप देश की बात कर रहे हैं, देशभक्ति की बात कर रहे हैं, हमारे देशभक्ति आपसे कम नहीं है। सर मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा, पर मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से आपके यहाँ 20 साल बिताने के बाद सिंधिया जी आज प्रथम पंक्ति के नेता होकर शिवराज जी और विश्वनाथ शर्मा जी के साथ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, हमें उसके लिए भी रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। वो हमारे साथी, हमारे नेता हैं। बहुत धन्यवाद धनोपिया जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी, धन्यवाद चैतन्य भट्ट जी। बड़ी बात ये है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी महेंद्र सिंह सिसोदिया कहते हैं कि मेरे छोटे भाई हैं, सब कुछ ठीक है, कुछ होगा तो हम आपस में बैठ के बात कर लेंगे। और इस घटनाक्रम के बाद मंगलवार को जब वीडी शर्मा जी से मिलकर निकलते हैं केपी सिंह यादव, सांसद गुना, तो वो ये कहते हैं ऑल इज़ वेल। चेहरे पे कटुता नहीं है, जबड़े भिजे हुए नहीं हैं, आंखों में कोई ऐसा भाव नहीं है। ये बीजेपी की एक ताकत तो है, आप इसको जिस भी रूप में ग्रहण करें। बीजेपी हर ढंग से इस चीज़ पर निगाह रखती है और हर प्रक्रिया का उपयोग करती है। वो संवाद की कड़ी उसके यहाँ निश्चित तौर पर मजबूत है और यही वजह है कि बहुत सारी, ये बिल्कुल सही बात है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कॉपीराइट नहीं है किसी राजनीतिक दल का। वो जितनी कांग्रेस में है उतनी बीजेपी में हो सकती है, लेकिन बीजेपी चुनती है अपने भीतर के उन लोगों को जिनके साथ बहुमत होता है, जिनके साथ स्वीकार्यता होती है, जिनके साथ सर्वमान्यता होती है, उनको वो आगे रखती है। और जितने भी जो प्रतिस्पर्धी हैं वो इसके लिए सहमत होते हैं, भले ही उनके मन में कष्ट हो, पीड़ा हो, लेकिन वो ये मानते हैं कि आगे इनको रहना चाहिए क्योंकि ये बीजेपी का निर्णय है और बीजेपी इन सब चीज़ों में उलझने वाली पार्टी नहीं है। कम से कम ऐसा संदेश तो बाहर जनता तक बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस एक अलग मिजाज की पार्टी है, मैं नहीं कहता उसमें कोई खराबी है, उसमें कोई गलती है। वो आंदोलन की पार्टी है, खुल के बोलने की पार्टी है, जहाँ बैठकों में अपने पार्टी के अध्यक्ष की रीति नीति पर सवाल खड़े कर दिए जाएं और उनके निवास स्थान या पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के बाहर नारेबाजी हो जाए। उस पार्टी में एक खुलापन है। बीजेपी में खुलापन नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन बीजेपी का खुलापन उसकी अंदरूनी बैठकों में सामने आता है, जहां बहुत खुली बात होती है, खुलकर निर्णय होते हैं। लेकिन फिर भी ये बात बिल्कुल सही है कि जो प्रतिस्पर्धा रूपी इस चुनौती पर बहुत अच्छे से काबू पाएगा वो 2023 में चमकीली संभावनाओं के साथ सामने आएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, आरक्षण का रण। नमस्कार।